गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुनील। स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन बाय सुनील सर में। आशा करता हूं आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज है 7 मई 2020 और 7 मई 2020 के हरियाणा के करंट अफेयर्स हम लोग इस वीडियो लेक्चर सीरीज में जानने वाले हैं। आज इस वीडियो लेक्चर सीरीज में थोड़ा सा खास है, हल्का सा बदलाव है। उम्मीद करूंगा ये बदलाव आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। सोच मैं बहुत दिनों से रहा था, कुछ बच्चों ने इस पे रिक्वेस्ट भी की थी और मुझे मेरी सोच को यूं कहिएगा वो अप्रूवल मिल गया एक प्रकार का। क्या कि हर रोज अब से देखिएगा, करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन तो मैं आपको हरियाणा के हर रोज करवा ही रहा हूं, के अलावा 5 क्वेश्चन हर रोज मैं स्टैटिक हरियाणा जीके के आपसे पूछने वाला हूं। आप लोग जितना ज़्यादा इत्मीनान से उनका जवाब देंगे उतना ही आप लोगों की रिवीजन होगी और मुझे भी अच्छा लगेगा। हालांकि खैर ये बात कहने की ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता ही नहीं है। आप लोग बहुत अच्छे से डिटेल से जवाब दे रहे हैं और कुछ बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा डिटेल से लिखते हैं, उस क्वेश्चन का पूरा आगे पीछे से लिखते हैं, तो बहुत बहुत अच्छा लगता है इवन पढ़ के। तो मैं आप सभी को देखता हूँ, पढ़ता हूँ, लाइक करता हूँ, सभी का कमेंट तो ऐसे कोई बात है ही नहीं। पर आप उन 500 क्वेश्चनों को भी लिखिएगा, डिटेल से लिखिएगा, ताकि आप उनको भूले ना कभी भी। तो हर रोज 5 क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, अगले दिन मैं आपका जवाब दूंगा। कुछ बच्चे यहाँ पे एक छोटा सा डाउट क्रिएट करते हैं कि सर हम कमेंट ना इसलिए नहीं करते क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे ना जवाब दे चुके होते हैं, तो करके कमेंट करना अच्छा नहीं लगता है, यूँ लगता है कि कॉपी पेस्ट ही हुआ होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिएगा, आप कॉपी पेस्ट पहली तो बात आप करते ही नहीं है। जैसे आपने ये सवाल आपके मन में आया, इसका मतलब ये है कि आप ईमानदार हैं, एक नंबर, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आप अपनी मर्जी से कमेंट करिएगा। आप कमेंट करके दूसरों के कमेंट पढ़ सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। डिटेल किसी ने कोई अलग तरीके से लिखी होती है, किसी ने कोई अलग तरीके से लिखी होती है, तो उसमें तो कोई खास दो राय है नहीं। तो चलिएगा, आप 5 क्वेश्चन आज से मैं पूछूंगा लास्ट में, और हर रोज आपको उनको मैं जवाब भी दूंगा। फिर उन 5 की डिटेल आप लोग आराम से अपनी याद करते रहिएगा, चलते रहिएगा। करंट अफेयर का डिटेल बनाने के लिए, समझाने के लिए तो मैं हूं ही आपके साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले सबसे हमें यह जानना होगा कि कोरोना वायरस के दुनिया भर में केसेस कितने हैं। 37,98,341 केस हो चुके हैं दुनिया भर में, और जबकि मरने वालों की संख्या जो है वो 2,62,991 पहुंच चुकी है, और ठीक होने वालों की वही संख्या 12,83,477 पहुंच चुकी है। यही आंकड़ा अगर हम दुनिया भर में देखते हैं तो अमेरिका अभी भी नंबर 1 है, जहां मौतों का आंकड़ा जो है वो 73,000 को भी क्रॉस कर चुका है। और यही आंकड़ा अगर हम हमारे प्यारे भारत का देख रहे हैं तो सबसे ज्यादा केसेस भारत के अंदर आज देखने को मिल रहे हैं। आप देखिएगा, ये 3582 केस हो चुके हैं, 52,987 केस अभी तक पूरे इंडिया में हैं, और 1785 केस जो हैं वो अभी ऐसे हैं कि वो मर ही गए हैं इस कोरोना वायरस की वजह से ही। नंबर 1 महाराष्ट्र है, नंबर 2 आपका गुजरात है, नंबर 3 दिल्ली है। और हमारे हरियाणा के अंदर आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। 594 लोग जो हैं वो कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। एक दिन के अंदर 46 नए केस देखने को मिले हैं, और एक व्यक्ति तो मर भी गया है। पानीपत के अंदर एक व्यक्ति मरा, और मरने वालों की संख्या अब टोटल जो है वो 7 हो चुकी है। सबसे ज्यादा अभी फिलहाल गुरुग्राम में है, 104 केस है, वहां पे 20 नए केस आए हैं, और 81 सोनीपत के अंदर है। फरीदाबाद के अंदर 78 है, फिर झज्जर है, नूह है। नूह को मैं कहूँगा कि काफ़ी ज़्यादा अभी फ़िलहाल कंट्रोल में, खैर बड़ाई नहीं करनी चाहिए, लेकिन फ़िलहाल कंट्रोल में ही दिख रहा है, क्योंकि इन दिनों में कोई नया केस देखने को नहीं मिल रहा है। सबसे पहले कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हरियाणा का सर्वोच्च साहित्य सम्मान कौन सा है, तो हरियाणा का सर्वोच्च साहित्य सम्मान सूर सम्मान है। बहुत सारे बच्चों ने इसका जवाब सही दिया, कुछ बच्चों ने डिटेल में लिखा, तो बहुत बहुत अच्छी बात है, और उनको हार्दिक शुभकामनाएं भी। हरियाणा में कोविड-19 के मरीजों के लिए कितनी डायलिसिस मशीनें आरक्षित की गई है, तो हरियाणा के अंदर कोविड-19 जो पेशेंट है उनके लिए डायलिसिस मशीनें जो हैं वो 2 डायलिसिस मशीनों को आरक्षित रखा गया है। ये जो आपको फोटो में दिख रही है यही है वो डायलिसिस मशीन। देखिएगा, मैं आपको ये कह देना चाहता हूँ, मैंने पहले भी बताया होगा, आज भी बता रहा हूँ कि कोरोना वायरस आया इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी बीमारियां छुट्टी पे चली गई है। फॉर एग्जाम्पल, कोई पेशेंट है और वो उसके किडनी में प्रॉब्लम है और वो डायलिसिस पे है, ठीक है, तो कोरोना हो गया वो एक अलग बीमारी है, डायलिसिस तो उसे करवाना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो उनके लिए हॉस्पिटल में 2 मशीनें जो हैं वो एक आरक्षित तौर पे रख दी गई कि ये 2 मशीनें तो कोरोना पेशेंट वालों के लिए ही यूज़ की जाएगी, बाकियों के लिए यूज़ नहीं की जाएगी।
अब मन में सवाल ये आ रहा है कि दो मशीनें जो है वो रखी जा रही है डायलिसिस की। अभी डायलिसिस ही बेसिकली क्या होता है, देखिएगा जब हमारी जो किडनी होती है, किडनी के अंदर नेफ्रॉन एक यूनिट होती है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ब्रेन के लिए यूनिट होती है न्यूरॉन और हमारी किडनी के लिए बेसिक यूनिट है नेफ्रॉन। हमारी किडनी के अंदर बहुत सारे नेफ्रॉन्स है, एक नहीं दो नहीं लाखों हजारों करोड़ों की संख्या में नेफ्रॉन्स है। नेफ्रॉन जो है उसका बेसिकली काम क्या होता है, वो ब्लड को छानने का ही काम करती है। तो ब्लड को जब छानते हैं ये तो ठीक बात है, लेकिन ये तो नेचुरल प्रोसेस हुई ना। एक दिन के अंदर तकरीबन अब क्या कहते हैं 100 से 150 लीटर से भी ऊपर 180 लीटर के आसपास जो किडनियां हैं वो खून साफ कर देती है, और वही खून जो है 5-7 लीटर वाला वही बार बार रिपीट होता रहता है। लेकिन बात यह आती है कि कई बार नेचुरल जो है वो नेफ्रॉन जो है वो काम करना बंद कर देते हैं, जिसे आप किडनी फेल होना बोलते हैं। हालांकि भगवान की दी हुई हमारे पास में 2 किडनियां हैं, वो बीन शेप की होती है, जैसे हमारा सेब का बीज होता है वैसे ही होती है। 2 किडनियां होती है, 2 में से एक पे भी हम रह सकते हैं। हल्का फुल्का प्रॉब्लम होता है लेकिन फिर भी हम रह सकते हैं। लेकिन अगर मान लेते हैं दोनों ही खराब होता है तो उस व्यक्ति को जरूरत पड़ती है डायलिसिस। हमारे अंदर डायलिसिस कौन सा होता है, हीमोडायलिसिस होता है। ये याद रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजी के जो स्टूडेंट है उनको तो खैर अच्छे से पता होगा इसके बारे में। अच्छा, ये हीमोडायलिसिस होता है भी सर कितने दिनों में करवाना होता है, तो ये कोई नेसेसरी नहीं है। ये तो डिपेंड करता है कि कितने परसेंटेज आपका गुर्दा जो है या किडनी खराब हुई है। कई बार ये होता है कि 6 महीने में करवाना पड़ता है, कई बार हो सकता है ये हर हफ्ते करवाना पड़ता है, कई बार हर 3 दिन बाद, कई बार हर रोज, कई बार डायलिसिस पे ही रहना पड़ता है। वो डिपेंड करता है कि उसका कितने परसेंटेज गुर्दा जो है वो खराब हुआ है। चलिएगा, आपको इतनी सारी जानकारी आपको समझ में आई होगी। के अलावा ये 2 डायलिसिस मशीन के अलावा भी क्या है, कुछ 11 ऐसे हॉस्पिटल भी है जिनके अंदर 100 से 150 बिस्तर जो है वो कोविड-19 मरीजों के लिए ही आरक्षित रखने के लिए कहा गया है। अगले सवाल की ओर जाते हैं तो हाल ही में हरियाणा सरकार ने किससे मंजूर पीपीई किट को स्वीकार करने का निर्णय लिया है। तो अभी हाल ही में हरियाणा सरकार ने SITRA से जो है पीपीई किट को स्वीकार करने का निर्णय लिया है। ठीक है, अब बेसिकली ये पीपीई क्या है, पहले तो हमें पीपीई के बारे में जानना है। इसका पूरा फुल फॉर्म है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। आप लोगों ने कुछ ऐसे डॉक्टर्स वगैरह को देखा होगा, ठीक है, जो ऐसे कपड़े वगैरह पहने रहते हैं, ठीक है, और वो मास्क वगैरह लगाए रखते हैं, ब्लू कलर के, पूरे 100% कवर रहते हैं, उन्हीं को ही पीपीई कहा जाता है। ठीक है, अब जो ये SITR है, इसका फुल फॉर्म क्या है, साउथ इंडियन टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन। आप सोच रहे होंगे कि सर ये टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन है तो इससे ये पीपीई किट क्यों लेंगे। तो जाहिर सी बात है, दुनिया बदल चुकी है। मैंने आपको पहले भी बहुत बार बताया है कि अब हर कोई जो है वो काम कर रहा है, कोविड-19 से कैसे बाहर निकले इन सभी भी काम कर रहे हैं। तो दैट्स वाई एक टाइप का NGO वगैरह है, तो इससे जो है हरियाणा सरकार जो है वो पीपीई किट लेने वाली है। ठीक है, और इसकी स्थापना हुई थी 25 दिसंबर 1955 को, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो है कोयम्बटूर, तमिलनाडु के अंदर। अगले सवाल की ओर जाते हैं तो हाल ही में हरियाणा में कोरोना का रिकवरी रेट घटकर कितना परसेंटेज हो गया है। तो कोरोना का रिकवरी रेट, आप सभी को पता है कि पिछले 4-5 दिनों में कोरोना वायरस के बहुत ज़्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं। तो कोरोना वायरस का रिकवरी रेट अब घट के जो है 40.72% है, वो घट चुका है। कोरोना के पॉजिटिव की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है, और आप देखिए गुरुग्राम, सोनीपत, फरीदाबाद, झज्जर, करनाल, यमुनानगर, इनके अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा केस अभी लगातार बढ़ रहे हैं। बिहार के लिए पहली श्रमिक ट्रेन हरियाणा के किस जिले से रवाना हुई है। मैंने आपको 2-3 दिन पहले क्वेश्चन पढ़ाया था। 2-3 दिन पहले घोषणा हुई थी कि रोहतक से पटना के बीच में पहली श्रमिक ट्रेन चलाई जाएगी, लेकिन अब उसे ट्रांसफॉर्म कर दिया गया और ये पहली श्रमिक ट्रेन रोहतक की बजाय अपने हिसार से चलाई गई है। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक रहेगा। ये जो ट्रेन है ये इसमें 1200 यात्रियों को जो है वो ले जाया जा रहा है बेसिकली। हालांकि देखिएगा हरियाणा सरकार का इसमें मत था कि वो एक ही दिन के अंदर ये सारे यात्री जो हैं वो हिसार से या हरियाणा से जो है वो ट्रांसफॉर्म कर दे, लेकिन बिहार सरकार ने एक दिन के लिए इन्हें NOC नहीं दी थी। बिहार सरकार जो है प्रदेश सरकार बिहार से जाने वाले मजदूरों को रवाना तो करना चाह रही थी, लेकिन इसके लिए बिहार सरकार राजी नहीं हुई। तो बिहार सरकार ने अलग अलग दिनों में रेलगाड़ियों का आगमन जो है ये करने के लिए कहा, इसके लिए एक अलग सा शेड्यूल जारी कर दिया है।
और बात कर रहे हो आप हिसार की, तो हिसार को तो सबसे पहले आप मैप में देख लीजिएगा, ये पड़ा हिसार हमारा। और हिसार की स्थापना जो हुई है वो 1 नवंबर 1966 को हुई है। हिसार का क्षेत्रफल है 3983 वर्ग किलोमीटर। विधानसभा क्षेत्रों में हिसार है, उकलाना है, बरवाला, आदमपुर, हांसी, नलवा और नारनौद का नाम आता है। उपनाम में स्टील सिटी हिसार को कहा जाता है, हरियाणा की मैग्नेट सिटी कहा जाता है, मुगल साम्राज्य का स्वर्णिम काल या स्वर्णिम कुल कहा जाता है। उद्योगों में मैग्नेटिक उद्योग, जिंदल पाइप उद्योग, रविंद्रा पाइप उद्योग, सूती धागा मिल। मंदिरों में हिसार के बिश्नोई मंदिर, महाराजा अग्रसेन मंदिर, काली देवी मंदिर और बुआ कुंवारी मंदिर के नाम से भी प्रसिद्ध है ये। अगला हमारा सवाल है कि हाल ही में हरियाणा सरकार ने क्या खोलने के निर्देश दिए हैं इनमें से। तो इनमें से तहसील और उप तहसील, अब तक तो ये बंद थी, लेकिन अभी एक नई घोषणा हुई है कि हरियाणा के अंदर तहसीलें और उप तहसीलों को भी खोला जा सकता है। अधिनियम 1908 की धारा 17 और 18 के तहत जो है ये हस्तांतरण किया जाएगा और इस पे सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक जो है ये तहसील और उप तहसील को खोला जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रहे, कंटेनमेंट जोन यानी कि जो रेड जोन है उनके अंदर ये तहसीलें उप तहसीलें जो है वो नहीं खुलने वाली है। हरियाणा सरकार ने पेरोल और अंतिम जमानत जो होती है, अंतरिम जमानत, उसकी अवधि को कब तक के लिए बढ़ा दिया है। तो हरियाणा सरकार ने पेरोल और अंतरिम जमानत की अवधि को जो है वो 5 सप्ताह के लिए बढ़ा दिया है। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक रहेगा। 5 सप्ताह के लिए बढ़ा दिया तो ये जो कोरोना टेस्ट के बाद ही कैदियों को जो है वो जेल में लाया जा सकता है। अगले सवाल की ओर जाते हैं हम लोग। हाल ही में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कौन सी योजना जो है वो लॉन्च की है। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अभी हाल ही में मेरा पानी मेरा विरासत जो है ये योजना लॉन्च की है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। अब ये योजना क्या है, आप 2-3 दिन पहले के लेक्चर को एक बार रिवाइज कीजिएगा, मेमोराइज कीजिएगा। मैंने कहा था कि कुछ जिलों में धान लगाने के लिए जो है पट्टे पे जमीन लेके धान लगाने के लिए मना किया गया है। अभी हरियाणा सरकार ने इस घोषणा को इसलिए किया था क्योंकि जल स्तर जो है वो काफी ज्यादा नीचे चला गया है, तो जल स्तर को संभालने के लिए ये घोषणा की थी। और साथ ही साथ अब ये घोषणा जो की है, तो क्या है इस घोषणा में, मेरा पानी मेरा विरासत योजना में जो किसान अगर अपने खेत में धान नहीं लगाएगा तो उनको 7,000 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि जो है वो दी जाएगी। योजना का पहला चरण 19 ब्लॉक जो है उसमें शामिल किए गए, जिनके अंदर भूजल की गहराई जो है वो 40 मीटर, यानी कि जमीन का पानी जो है वो 40 मीटर से ज्यादा नीचे है। अच्छा, इनमें 8 ब्लॉक में धान की रोपाई ज्यादा है, जैसे कैथल है, सीवन है, गुहला है, सिरसा, फतेहाबाद, रतिया और कुरुक्षेत्र में शाहाबाद, इस्लामाबाद, पीपली, बेबेन, ये सारे शामिल है। और इस क्षेत्र में ये भी है जहां पे 50 हॉर्स पावर से भी अधिक क्षमता वाले ट्यूबवेल का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा पानी का स्तर जो है नीचे करते हैं। के अलावा जो है जिन ब्लॉक में 35 मीटर से नीचे पानी है, ठीक है, वहां पंचायती जमीन पे धान की खेती की अनुमति नहीं मिलेगी। इनके अंदर पेहवा, थानेसर, जाखल, पटौदी और फतेहाबाद को जो है वो शामिल किया गया है। हाँ, हालांकि हरियाणा सरकार ने एक बात कही है कि अगर आप धान नहीं लगाते, बाकी जैसे मक्का, अरहर, मूंग, उड़द, तिल, कपास, सब्जी, इनकी खेती कर सकते हैं। इनको प्रोत्साहन जो है दिया जा रहा है और हो सकता है भविष्य में इनके लिए भी कोई नई योजना चलाई जा सके। हाल ही में हरियाणा सरकार ने ड्रिप सिंचाई करने वालों को कितने प्रतिशत की सब्सिडी देने का जो है वो निर्णय लिया है। सब्सिडी देने का 85% सब्सिडी देने का निर्णय लिया है। ड्रिप सिंचाई का एक सबसे बड़ा मतलब मकसद क्या होता है कि वाष्पीकरण को जो है बचाया जा सके। देखिएगा, ड्रिप सिंचाई का सबसे पॉजिटिव इफेक्ट तो ये है कि पानी की कम वेस्टेज होती है, खरपतवार काफ़ी कम उगती है। आप देखिएगा, जैसे पाइपें बिछा दी जाती है, पौधे के जड़ पे ही जाके जो है जितना उस पौधे को जरूरत होता है उतना ही पानी दिया जाता है। इससे एक फ़ायदा और भी होता है कि मृदा अपरदन नहीं होता है, क्योंकि जब हम बहुत तेज़ी से बहाव से पानी अगर खेत में लगाते हैं तो मिट्टी कट के बह जाती है। जो पोषक तत्व होते हैं, जो हम ऊपर से खाद वगैरह डालते हैं, वो इधर उधर हो जाते हैं बह के, तो वो पोषक तत्वों में भी कमी नहीं आती है। ड्रिप सिंचाई से एक ये भी फायदा है। चंडीगढ़ पीजीआई ने
किस पर ट्रायल शुरू किया जाएगा, किस पे ट्रायल शुरू करने की घोषणा की है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी आप मार्क कर लीजिएगा। प्लाज्मा थेरेपी बेहद इंपॉर्टेंट है, मैंने इस पर डिटेल से आपको पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी, और मेरी तरफ से ये काफ़ी फेवरेट भी है। मुझे ये काफ़ी इंटरेस्टिंग थेरेपी भी लग रही है। प्लाज्मा थेरेपी के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इसको पीजीआई को अनुमति दे दी है। प्लाज्मा थेरेपी दोबारा से आपको मैं बताना चाहूँ तो कुछ ऐसी है कि जो मरीज को कोरोना वायरस हुआ है, अब वो ठीक हो गया तो उसके अंदर सफिशिएंट एंटीबॉडी तैयार हो चुकी है। तो प्लाज्मा हमारी बॉडी में 55% होता है और पेल येलो सा कलर का होता है बिलीरुबिन के कारण। और बेसिकली जिस मरीज को कोरोना वायरस अब है उसके शरीर के अंदर जो है वो प्लाज्मा ट्रांसफ्यूज कर दिए जाते हैं, जो ठीक हुआ है, या उनकी एंटीबॉडीज डाल दी जाती है उनके अंदर, तो वो आने वाले टाइम में जल्दी ठीक हो जाता है। ऐसा दुनिया में और देशों में भी हुआ है और हमारे भारत के अंदर भी इसका इजाफा हुआ है। लेकिन यहाँ पे काफ़ी सारे कॉन्ट्राडिक्शंस है। पहले तो ये चेक करना पड़ता है कि जो मरीज को कोरोना से ठीक हुआ है उसकी बॉडी में सफिशिएंट एंटीबॉडी है कि नहीं है। एक दूसरा सबसे बड़ा कि उसको राजी करना पड़ता है ब्लड डोनेशन करने के लिए भी। और चंडीगढ़ पीजीआई की बात कर रहे हो तो इसकी स्थापना जो हुई थी 1962 के अंदर हुई थी, याद रखिएगा। इसका मोटो है सर्विस टू द कम्युनिटी, केयर ऑफ द नीडी एंड रिसर्च फॉर द गुड ऑफ ऑल। हाल ही में किस शहर में तिथिवार दुकानें खोलने का निर्णय लिया गया है? तो अभी हाल ही में सोहना के अंदर जो है तिथिवार दुकानें खोलने का निर्णय लिया गया है। सोहना पड़ता है गुरुग्राम में। अब देखिएगा, इनको अलग अलग क्लास के अंदर जो है बांट दिया गया है। जैसे ए क्लास के अंदर तो उनको बांटा गया है जैसे आटा चक्की है, राशन है, दूध, डेयरी, फल, सब्जी, मतलब कि ये वो हैं जो जरूरी चीजें हैं, ये हमेशा खुली रहेंगी, इनको कोई तिथिवार नहीं है। लेकिन बी क्लास के अंदर प्लम्बर, कूलर, एसी, साइकिल, इन्वर्टर, बैटरी, फोटोस्टेट, मोबाइल रिचार्ज, कंप्यूटर की दुकान जैसी चीजें ये सोमवार और वीरवार को खुलेंगी। सी के अंदर आती हैं गिफ्ट शॉप है, उसके अलावा बैग है, गारमेंट्स हुए, अच्छा कपड़ा उद्योग, बर्तन की दुकानें हुई, ये मंगलवार और शुक्रवार को खुलने वाली है। डी क्लास के अंदर आएगी ऑप्टिकल, प्लाईवुड, हार्डवेयर की सामानों की दुकान, फर्नीचर हुआ, ड्राई क्लीनर हुआ, ज्वेलरी शॉप हुई, बार को खुलेगी। चलिएगा, बात गुरुग्राम की हुई है तो मैप में देखिएगा, ये है गुरुग्राम की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। क्षेत्रफल 1258 वर्ग किलोमीटर है। विधानसभा क्षेत्रों में गुरुग्राम, पटौदी, सोहना और बादशाहपुर का नाम आता है। गुरुग्राम का नाम गुरु द्रोणाचार्य पे रखा हुआ है, याद रखिएगा। हरियाणा में सबसे पहले मेट्रो की शुरुआत 2010 में गुरुग्राम के कुतुब मीनार से हुड्डा सिटी सेंटर के बीच में ही चली थी, हुड्डा सिटी मार्केट के बीच में चली थी और 2010 में चली थी सबसे पहले। एशिया का सबसे बड़ा टोल गेट जो कि 32 लाइनों का है और ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा टोल गेट है जो कि गुरुग्राम में स्थित है। हरियाणा का सबसे अमीर गांव जिसका नाम है वजीराबाद, ये भी गुरुग्राम में है। हरियाणा में फूल मंडी गुरुग्राम में है जो कि नीदरलैंड के तर्ज पे बनी हुई है। चलिएगा, आज आप लोगों के लिए तोहफा है, स्टैटिक जीके के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र हरियाणा के किस शहर में स्थित है? 4 ऑप्शन है, अगर आपको पता है तो आप इसी को यहीं पॉज करिएगा, लिख डालिएगा। दूसरा सवाल है कि हरियाणा में राजीव गांधी परिवार बीमा योजना कब शुरू हुई? ये 4 ऑप्शन है, बताइएगा। यूरिया संयंत्र हरियाणा के किस जिले में स्थित है? सोनीपत, महेंद्रगढ़, पानीपत या इनमें से कोई नहीं। पेट्रो परिसर हरियाणा के किस शहर में स्थित है? पानीपत, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और कुरुक्षेत्र। और 5वां क्वेश्चन है, हरियाणा में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? ये 4 ऑप्शन है। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। हम कल फिर हाजिर होते हैं कुछ लेटेस्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।